हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी में साइंस जो है वो 25 नंबर की आती है और साइंस का पैटर्न अब काफी बदल चुका है। पहले जैसे साइंस के क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए मैं काफी सारे स्टूडेंट के कहने पे साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। एसएससी डीएसएसबी के भी मैंने एग्जाम दिए हैं और मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है। काफी सारे स्टूडेंट जानते हैं, चैनल पे मेरे रिजल्ट देखे भी हैं। काफी सारे स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक पे भी मुझसे पढ़ा है, मैंने टेक्स्ट बुक पे भी 2 साल से ज्यादा पढ़ाया है जीएस स्टूडेंट को। और काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं और मैंने काफी सारे स्टूडेंट को कुछ ऐसी पीडीएफ दी थी जिस पीडीएफ को पढ़कर ग्रुप डी में जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। पहली बात तो यह है कि साइंस आप लोगों को इस वीडियो को पढ़ने के बाद या क्लास लेने के बाद आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट रहेगा, इससे भर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को किसी भी किताब से नहीं पढ़ना। मैंने सारी एनसीईआरटी का निचोड़ निकालकर ये पीडीएफ बनाई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काम आएगी। सिर्फ आप लोगों को ये पीडीएफ को रीड करना है, इस पीडीएफ के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। पहली चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को कुछ नहीं करने, जितने मैं आप लोगों को कराऊंगा वो सफिशिएंट होंगे। किसी भी लेक्चर को नहीं देखना आप लोगों को, सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने हैं और इस पीडीएफ को आप लोगों को जो है रखना है अपने पास और उसमें से रीड करना है। मैं गारंटी देता हूं कि 2026 में जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। चौथी चीज, अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है, स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वीडियोस में अच्छे व्यूज आते हैं या शेयर करते हैं आप लोग, तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि लोग साइंस में सेल से स्टार्ट करते हैं, मैं भी पहले सेल से स्टार्ट करता था, मगर फिलहाल अब मैं जो है डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो और जो बिगिनर है, जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, काफी टाइम से नहीं पढ़ी, उन लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। और जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आप देखोगे कि यार मतलब इतना आसान होता है क्या? अगर आप चीजों को समझेंगे, रटे बिना चीजों को समझेंगे, एक स्टोरी की तरह चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो साइंस बहुत आसान है। 25 में से आप 22 से 23 नंबर आराम से ला सकते हैं। शर्त बस एक है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, पूरे साइंस हम इसी तरीके से कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पहला चैप्टर जो है डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र जो होता है वो क्या होता है। तो पाचन तंत्र को समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर ये पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वो खाना जो है पच जाता है हमारे पेट में, जब हमें भूख लगने लगती है तो हम कहते हैं कि खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया। हम यही तो कहते हैं कि हमने एक बार खाना खाया और जब हमें दोबारा भूख लगने लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहले जो हमने खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका है, हमें भूख लगने लगी, अब हमें दोबारा खाना खाना है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पाचन होता है, जब हमने खाना खाया, कोई रोटी खाई, कोई चावल खाए या कोई भी सब्जी खाई और उसके जो है छोटे छोटे हिस्से में उसको तोड़ दिया और हमें जो है पेट के अंदर जाकर उन छोटे छोटे हिस्से का जो है पूरे अच्छे तरीके से अवशोषण हो गया, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो कि जब हम खाना खाते हैं, रोटी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक जटिल है, उसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको छोटे छोटे हिस्से में हम दांत से चबाएंगे, उसके अंदर सलाइवा को मिलाएंगे, फिर वो हमारे पेट में जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो और छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होगा और उस रोटी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को मिल जाएगी। ठीक है, या हमने कोई और पदार्थ खाया, अंडा खाया, केला खाया, अगर उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है तो वो प्रोटीन हमें मिल जाएगा, अगर फैट मौजूद है तो वो फैट हमें मिल जाएगा और जो बिल्कुल वेस्ट है वो हमारा मॉर्निंग में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें मौजूद होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जब हम इन तीनों चीजों को खाते हैं तो इनका ब्रेकडाउन होता है शरीर में जाके, कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है, ठीक, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में जाके टूट के अमीनो एसिड बन जाता है और हमारे जो फैट होते हैं वो बॉडी में टूट के फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि पाचन जो होता है वो जटिल कॉम्प्लेक्स फूड को शरीर द्वारा अवशोषित करने योग्य सरल रूप में तोड़ता है। ये हमारा कहलाता है पाचन। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कि डेफिनेशन जो होती है डाइजेशन की क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ना या फिर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही हमारा पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, ग्लूकोज बनाना, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाना, फैट को तोड़ के फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनाना और इससे हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना और जितना भी वेस्टेज है वो बाहर निकाल देना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है।
यही प्रोसेस हमारा कहलाता है डाइजेशन यानी पाचन। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, हमारे मुंह से शुरू होके ये किस तरीके से हमारी बड़ी आंत पे और रेक्टम पे जाके खत्म होता है, इस पूरे प्रोसेस में कितने पार्ट जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, और सबसे जरूरी ग्रुप डी के पेपर में कैसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल आते थे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में। मगर अब क्वेश्चन थोड़े से टफ आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं 2026 के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप खुद सॉल्व करेंगे, कितने आसान तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। हम समझ चुके हैं कि समस्या क्या है। समस्या है कि जब हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ठीक है ना, यानी रोटी है, अगर हम रोटी को देखेंगे तो वो डायरेक्ट घुल नहीं सकती। ठीक है, और वो इनसॉल्युबल होती है। जब शरीर में जाती है तो उसका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटती है और फिर वो घुलनशील छोटे छोटे पदार्थ में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर वो घुलनशील बनती है और फिर वो डाइजेस्ट होती है। अगर हम बात करें कि इसमें प्रोसेस में दो तरीके होते हैं, आप लोग याद रखोगे कि पाचन में जो है एक भौतिक प्रक्रिया होती है और एक आपकी रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये दोनों में क्या फर्क होता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ पाचन जो होता है उसमें कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पाचन के अंदर जो होता है भौतिक प्रक्रिया और एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब हम रोटी खाते हैं तो वो रोटी दांतों के द्वारा जो है चबाई जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। यानी दांतों का रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करना हमारा कहलाता है भौतिक प्रक्रिया। और उसके अंदर हमारे सलाइवा को मिलाना, यानी जो भोजन होता है उसके अंदर जब थोड़ी थोड़ी लार मिलती है, वो जो भोजन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जाने के बाद वो चिकना हो जाता है, उसके अंदर लार या सलाइवा मिल जाती है, तो वो कहलाती है हमारी केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया। हमारे जो मुंह के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम उसमें मिल जाते हैं, लार मिल जाती है और वो चिकना हो जाता है और वही प्रोसेस कहलाता है हमारा केमिकल प्रोसेस, हमारा डाइजेशन का। ठीक है, यहां आप लोग समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि मैंने रोटी खाई। ठीक है, रोटी खाने के बाद उसका पूरा जो डाइजेशन होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं अगर मुझे आपको समझाना हो कि रोटी खाने के बाद पूरी रोटी के पचने तक, पूरी रोटी के ब्रेकडाउन होने तक, पचने तक, और जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने तक जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे ये 7 स्टेप होते हैं। ये 7 स्टेप होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये 7 स्टेप जो होते हैं पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो कि जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। ठीक, एक एक करके स्टेप को समझेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। हम खाने को खाते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। रोटी ली, टुकड़ा तोड़ा और मुंह में खाया, ये मेरा पहला स्टेप है। ठीक है, यहां से मेरा पाचन शुरू हो चुका है। रोटी को मैंने चबाना स्टार्ट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया, मुंह में लिया, वो कहलाता है हमारा इंजेशन। ठीक है, समझ गए। दूसरा होता है चबाना। मैंने उसको चबाया और उसको छोटे टुकड़े करके उसके अंदर लार मिलाई, तो वो कहलाता है हमारा दूसरा प्रोसेस, जो दूसरा होता है हमारा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चबाना या उसको सैलिवेशन, वो दूसरा यानी भोजन के अंदर लार को मिलाना। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा परपल्शन यानी निगलना या क्रमांकुचन। भोजन को पहले हमने खाया, उसके अंदर लार मिलाई और फिर उसको गले से नीचे उतारा, ये है मेरा तीसरा प्रोसेस, ये है मेरा तीसरा स्टेप, प्रपल्शन यानी जो क्रमांकुचन। ठीक है, चौथा स्टेप वो गले से नीचे उतर के हमारे आमाशय में आया, पेट में आया, और पेट में जो भी एंजाइम होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, HCl होता है, उसने भोजन को पचाना शुरू किया, डाइजेशन करना शुरू किया। ये है मेरा चौथा स्टेप। उसके बाद जो मेरा खाना होता है वो पेट से निकल के आ जाता है छोटी आंत में और शुरू होता है मेरा पांचवा स्टेप, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब आप देखोगे जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत के साइड में जब आप देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम विली बोलते हैं, विली। ठीक है, विली जो होता है, तो विली का काम क्या होता है, छोटी आंत के बाहर जो विली होता है उसका काम होता है जितना भी खाना पेट से निकलकर छोटी आंत में आता है, उस खाने के अंदर जितना भी पोषक तत्व होते हैं वो सबका एब्जॉर्प्शन कर लेता है। प्रोटीन को भी खींच लेगा, फैट को भी खींच लेगा, जितनी भी चीजें होती हैं इसको यहां से खींचकर अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, और वही मेरा पांचवा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
जितनी भी चीजें काम की हैं वो सारी चीजें खींच ली किसने, छोटी आंत के विली ने, ठीक। और फिर जितनी भी काम की चीजें खींची थी उसको पूरे शरीर तक भेज दी, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। उसको कहलाते हैं हमारा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। वो मेरा छठा पॉइंट है, यानी एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, कि जितना भी खाना था उसका जो भी पोषक तत्व था, प्रोटीन के छोटे पार्ट थे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्ट थे, फैट के जो छोटे पार्ट थे, वो सबको खींच के पूरे शरीर तक पहुंचा दे, किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से। वो कहलाता है मेरा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और फिर हमारा लास्ट का जो पार्ट है, सातवां पार्ट, जो हमारा मॉर्निंग में आता है, यानी मलत्याग, ठीक है, इजेक्शन जिसको बोलते हैं। यानी जितना भी वेस्टेज अब बच चुका है जो किसी काम का नहीं है वो जाएगा बाहर सुबह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मलत्याग। तो ये 7 स्टेप को ही हम लोगों को समझना है कि ये जो 7 स्टेप होते हैं, इन 7 स्टेप में हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। जैसे मुंह से शुरू होता है तो दांत, दांतों का क्या रोल है, जीभ, जीभ का क्या रोल है, गले की जो नली होती है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, उसका क्या रोल है। फिर पेट में जाता है तो पेट का क्या रोल है। इसके साथ साथ जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनका क्या क्या रोल है। और सबसे जरूरी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इन्हीं को हमें इस चैप्टर में समझना है। ये हमने अभी तक बेसिक चीजें समझी कि 7 स्टेप में हमारा जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो कंप्लीट होता है। अब हमें बारी है कि इन 7 स्टेप को डिटेल में हम एक एक करके समझेंगे। बेसिक बेसिक चीजें हमने कर ली हैं, अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। ये पूरी पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो कि किस किस तरीके से हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन होता है, जिसमें हमारा जो माउथ होता है उसमें हम लोग खाना खाते हैं, और हम जैसे ही खाना मुंह में रखते हैं तो वैसे ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है, और मुंह से ही हमारा जो क्रिया है पाचन की वो शुरू हो जाती है, और हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पाचन होता है शुरू, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और वो शुरू कहां से होता है, मुंह से। जैसे ही हमने रोटी खाई वैसे ही हमारे मुंह में जो है, रोटी तोड़ते ही जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना वो शुरू हो जाता है मुंह से ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल्वेशन का, यानी उसके अंदर लार मिलानी स्टार्ट होती है, दांत अपना काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक चीज बता रहा हूं। अभी ये 7 स्टेप को मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को हर एक चीज को क्लियर बताऊंगा कि ये दांत कितने तरीके के होते हैं, दांतों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंजाइम से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंजाइम होते क्या है, हार्मोन क्या होते हैं, हर एक चीज को डीपली पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर इससे बाहर पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा स्टार्च होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या क्या होते हैं मैं अभी आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा पार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसको हम बोलते हैं निगलना, ठीक है, जो हमारी ग्रास नली से नीचे जाता है, निगलना, वो जो होता है थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप जो होता है वो हमारा होता है स्टमक के अंदर जो हमारे पाचन होता है वो किस तरीके से होता है। हमारे स्टमक के अंदर जो होता है हमारे HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा छोटी आंत के अंदर जो हमारा पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है स्वांग एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने आप लोगों को बताया, एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, शरीर में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो चली जाती हैं, ठीक है, और लास्ट में हमारा जो होता है मलत्याग होता है, यानी इजेक्शन जो होता है वो। ये 7 स्टेप होते हैं हमारे, ठीक है। अब इन्हीं 7 स्टेप को हमें समझना है कि किस तरीके से होता है, और एक एक पार्ट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। और पेपर में इस बार भी ग्रुप डी में अगर आप देखोगे तो लगभग जो है हर एक शिफ्ट छोड़ के अगली शिफ्ट में डाइजेशन से एक नया क्वेश्चन आया था। ये पूरी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आप लोगों के लिए ऐसी पीडीएफ बनाई है कि बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इससे ऊपर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक चीज को डीपली समझेंगे। डाइजेशन जो होता है, पाचन तंत्र, डाइजेशन के जो है 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा आहार नाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा होता है हमारा पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल में और डाइजेस्टिव ग्लैंड में, आहार नाल में और हमारी पाचक ग्रंथियों में
क्या फर्क होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसको समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनल की। आहार नाल क्या होता है, ठीक है। मान लो हमने खाना खाया, ठीक है, यानी खाना हमने अपने मुंह में रखा, मुंह में से जो है वो ग्रास नली में गया, फिर पेट में गया, फिर उसके बाद हमारा जो है छोटी हाथ में गया, फिर बड़ी हाथ में गया, और फिर जो है वेस्टेज बाहर निकल गया। तो खाना जिस जिस पार्ट से गुजरता है, जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है, वो कहलाता है हमारे एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। मुंह से शुरू होता है, ठीक है, और एनस तक, बिल्कुल जहां तक वेस्टेज निकलता है, यानी खाना जिस जिस पार्ट से होकर गुजरता है डाइजेशन के लिए, वो कहलाती है हमारी एलिमेंट्री कैनल। ये लगभग 8 से 10 मीटर जो है लंबी होती है, 30 से 33 फुट लंबी होती है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो लंबा पार्ट होता है 20-22 फीट का पार्ट सिर्फ छोटी आंत का होता है। इस एलिमेंट्री कैनल में अगर पूछते सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, तो सबसे लंबी हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है। तो फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या जो ग्रंथियां होती हैं जो मदद करती हैं पचाने के लिए, वो कहलाती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे हमने खाना खाया तो हमें खाने को पचाने के लिए लीवर हमारी मदद करता है, पैनक्रियास हमारी मदद करता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो हमारी मदद करती हैं। तो लीवर के अंदर खाना तो नहीं जाता, मगर खाना लीवर जो होता है वो खाने को पचाने में जो है मदद करता है। इसीलिए लीवर एक तरीके की हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाएगी, ठीक है। तो यानी वो ग्रंथियां जिसमें हमारी लीवर आ सकती है, ठीक है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो सकती हैं, इसके अलावा हमारा पैनक्रियास हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है। ये सारे के सारे हमारी ग्रंथियां हैं जो हमारी पाचन करने में मदद करती हैं। कुछ ऐसे एंजाइम और ऐसे जूस निकालती हैं जिससे हमें पाचन करने में, डाइजेशन करने में मदद मिलती है, वही हमारी कहलाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम एलिमेंट्री कैनल वाले पार्ट को और डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे जो है बन चुके हैं और कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनल से, किस तरीके से हमारा जो है पाचन शुरू होता है, उसको हम अब डिटेल में एक एक करके समझेंगे। कि सबसे पहले हमारा पाचन स्टार्ट होता है मुंह से, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही, जैसे ही हमारे माउथ के अंदर खाना जाता है, वैसे ही जो है पाचन शुरू हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन होना शुरू हो जाता है हमारे मुंह से ही, ठीक है। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी लार ग्रंथियां हैं जो लार को, सलाइवा को निकालती हैं, और वो इस खाने को चिकना बनाती हैं और कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू करती हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पाचन की प्रक्रिया पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाती है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि पेट से नहीं, डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट अगर होता है तो किस तरीके से स्टार्ट होता है, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो मुंह होता है, जिसको मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी भी कहते हैं, सबसे पहले आहार नाल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। यानी आहार नाल जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है वो यहीं से शुरू होती है, ठीक है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, जीभ होती है और लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करते हैं दांत, जो कि चबाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारी जीभ जो हमें पता लगाती है कि कैसा टेस्ट है उस खाने का, और उसके बाद हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो मदद करती हैं खाने को, जो है एंजाइम प्रोवाइड करती है उसको चिकना बनाने के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज याद रखेंगे। मुख गुहा यानी जो है एलिमेंट्री कैनल, जो बक्कल कैविटी है, में जब भोजन लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और एक मुलायम गोले के रूप में ले लेता है, यानी खाने में जब लार मिल जाती है तो वो चिकना हो जाता है और मुलायम मुलायम सॉफ्ट बिल्कुल गोल हो जाता है, उसको बोलस कहते हैं। पेपर में कई बार आ चुका है, रेलवे में बहुत बार आ चुका है कि बोलस क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, जो मुलायम जो खाना होता है, चिकना सा जो खाना होता है जिसके अंदर लार मिली होती है, वो हमारा बोलस कहलाता है। हम कह सकते हैं कि ये खाना है हमारा खाना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा किसने, दांतों ने तोड़ा, जीभ ने इसका टेस्ट दिया, सलाइवा को मिलाया हमारे किसने, सलाइवरी ग्लैंड ने,
ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों ने लार को मिलाया और बन गया हमारा बोलस, चिकना सा पार्ट बन जाता है बोलस। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेकडाउन जब होता है खाना, मान लीजिए ये रोटी है, ये रोटी आप कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, इसी को जो है कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। पेपर में आ सकता है कि पाचन एक कैसा प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने वाला एक प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है एक सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, वही कहलाता है हमारा पाचन। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग समझ चुके हैं कि हमारी जो बक्कल कैविटी, जो हमारी मुख गुहा होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, दांत, ठीक है, जीभ और लार ग्रंथियां। सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि दांतों के बारे में, कि दांत कितने टाइप के होते हैं, दांत से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि दांत 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक दूध के दांत होते हैं जो बचपन में निकलते हैं, ठीक है, तो 4 या 5 साल तक जो, उसके बाद हमारे पक्के दांत निकल आते हैं। ठीक है, 4 या 5 साल तक के दूध के दांत रहते हैं, उसके बाद मैक्सिमम 6 साल तक, उसके बाद हमारे पक्के दांत निकल आते हैं। क्योंकि दांत हमारे 2 बार आते हैं जिंदगी में, एक बार बचपन में और एक बार बड़े होने के बाद, इसीलिए दांत को जो है हम द्विबारदंती कहते हैं, जिसको हम डायफोडेंट कहते हैं। डायफोडेंट का मतलब क्या होता है, जीवन में दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, एक हमारे मिल्क के दांत होते हैं, दूध के दांत, और एक हमारे परमानेंट दांत होते हैं। दांतों की अगर आप शेप देखोगे तो सारे जो दांत होते हैं लगभग आप देखोगे 4 टाइप के हमारे अलग अलग दांत होते हैं। ये इसीलिए दांत जो है अलग अलग शेप के होते हैं, इसे विषम दंती कहा जाता है। ठीक है, हेट्रोडेंट भी कहा जाता है। हमारे दांत जो है 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो हमारे जबड़ा होता है उसके अंदर ये दांत जो होते हैं ये फंसे होते हैं, इसको गर्त दंती भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर में याद रखोगे आप ये तीनों चीजें, दांतों की जो है ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विषम दंती होते हैं, ठीक है, डायफोडेंट भी कहा जाता है इसको। अब ये जो 4 टाइप के दांत हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं आप लोग याद रखोगे। हमारे जो 4 टाइप के दांत हैं वो होते हैं, एक होते हैं हमारे इंसीजर, जिसको हम करंतक कहते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है भोजन को काटना। दूसरे होते हैं हमारे कैनाइन, ये जो निकले हुए होते हैं हमारे नोकीले टाइप के दांत, कैनाइन जो होते हैं, इसको हम रदनक कहते हैं, रदनक, ठीक है, जो भोजन को चीरना फाड़ना करते हैं। अगर आप देखोगे तो जो मांसाहारी जो होते हैं, शेर वगैरह, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो कैनाइन जो दांत होते हैं उनके चीरने फाड़ने का काम, अगर आप भी कुछ ऐसी चीजें खाओगे, मांस मछली, तो उसमें चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो कौन करेंगे, वो कैनाइन जो होते हैं वो ये करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होते हैं प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचर्वणक कहते हैं। भोजन को चबाना, पीसना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में करना, इसका काम होता है अग्रचर्वणक का। और नेक्स्ट है हमारे मोलर, जिसको हम चवर्णक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भोजन को सबसे छोटे हिस्सों में अगर पीसने का काम करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे चवर्णक। पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनमें से कौन से दांत हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो वो आपके कौन से हैं, कैनाइन है। ठीक है, टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। अगर आप देखोगे इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर 8 होते हैं, और चवर्णक जो होते हैं हमारे मोलर वो 12 होते हैं। ठीक है अच्छा, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो हाथी के जो दांत निकले हुए होते हैं, जो दांत सबसे बड़े बाहर होते हैं, वो कौन से होते हैं। बहुत बार बच्चे जो है कैनाइन पे लगा देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो नुकीले से दांत है तो कैनाइन होंगे, नहीं, वो इंसीजर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी चूहों के जो दांत होते हैं, ठीक है, जो निकले रहते हैं, जो बड़े दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो वो भी इंसीजर ही होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखोगे वो भी इंसीजर दांत ही होते हैं अगर चूहों की बात करोगे। अगर बच्चों में सबसे पहले पूछोगे सबसे पहले बच्चों में कौन से दांत निकलते हैं, तो बच्चों में भी इंसीजर ही पहले निकलना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये सारे दांत निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, एक डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23, जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, ये 21-23 होता क्या है। ठीक है, 2 1 2 3, इसको समझेंगे। हम सब जानते हैं कि जो दांत होते हैं वो 32 कहलाए जाते हैं। ठीक है, मगर 32 होते नहीं है, बहुत कम ही लोगों के होते हैं, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे कि 32 दांत ही होते हैं मैक्सिमम जो है लोगों के। तो 32 दांतों में हम जानते हैं कि 16 ऊपर की तरफ होते हैं और 16 नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, अगर इन 16 को भी मैं ब्रेक डाउन करूं, तो अगर मैं यहां से ले लेता हूं तो ये 8 दांत एक तरफ होते हैं। ठीक है, 8 दांत ये, और 8 दांत जो है वो उस तरफ होते हैं, 8 इधर 8 इधर। तो ये जो 8 दांत होते हैं, इन्हीं का फॉर्मूला होता है ये 2 1 2 3, जिसमें से 2 ये इंसीजर, ठीक है, तो ये जो है कैनाइन, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक है, यानी इधर के जो 8 हैं उसमें आप देखेंगे 2 इंसीजर हैं, 2 इंसीजर उधर होंगे, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 1 2 3 का जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 8 4 8 और 12,
ये 8 मेरे टोटल जो है वो है मेरे इंसीजर, 4 मेरे टोटल हैं कैनाइन, 8 मेरे टोटल हैं प्रीमोलर और 12 मेरे टोटल हैं मोलर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये जो मेरे दांत हैं, इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों में, तो बच्चों के दांतों का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, 2102। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर अगर ये 0 है तीसरे नंबर पे, तो प्रीमोलर दांत तो होते ही नहीं है। प्रीमोलर के साथ साथ अगर आप देखोगे बड़ों में यहाँ पे 3 है और यहाँ पर बच्चों में 2 है, तो हम कह सकते हैं कि मोलर भी दांत जो होते हैं वो एक दांत, मतलब एक तरफ में जो है एक दांत कम होते हैं। यानी अगर हम चारों हिस्से में देखेंगे तो टोटल 4 मोलर जो होते हैं वो कम होते हैं बच्चों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है? बच्चों में प्री मोलर यानी अग्रचवर्णक जो होते हैं बिल्कुल नहीं होते, इसके अलावा तीसरा जो मोलर होता है वो भी नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, ये समझने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि दांत जो होते हैं वो बने किससे होते हैं। ये अगर हमारा दांत है तो इसमें जो बाहर वाला जो एरिया होता है, जो बाहर वाला, ये हमारा कहलाता है इनेमल। ठीक है, याद रखोगे इनेमल। दांत का सबसे भारी सफेद आवरण जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हमारे दांतों के ऊपर वाला जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो सबसे कठोर पार्ट है। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोरेट से मिलकर बना होता है जो इनेमल होता है। ठीक, इस इनेमल के जो नीचे आप देख रहे हो ये येलो वाली लाइन, ये येलो वाली लाइन कहलाती है डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दांत का जो है सबसे मेन पार्ट जो होता है वो यही वाला होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो नसें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, और जबड़े में जो होते हैं ये बिल्कुल फिट होती हैं। ठीक, तो इनेमल और डेंटाइन जो है ये याद रखोगे आप लोग, किससे संबंधित हैं दोनों चीजें? ये दांतों से संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके बाद दांतों का काम समझ में आ गया, और दांतों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमें समझ में आ गए। वो कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे जो हैं दांत से रिलेटेड बन सकते हैं। दांतों का काम होता है चबाना, चबाने के बाद जो अगला स्टेप शुरू होता है वो होता है हमारी जीभ का। ठीक है, जो जीभ का जो काम होता है वो, तो जीभ का बेसिकली मेन जो काम होता है वो आप लोग जानते हैं कि हमें टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो टेस्ट कहां से प्रोवाइड करती है? जीभ के ऊपर हमारे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो होती हैं वो हमारी कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जिसको हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। जिसको हम टेस्ट, ये बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। ठीक है, ये तो पिक में दिखाया हुआ है तो छाले से लग रहे हैं, मगर बहुत बारीक होती है, बहुत छोटी छोटी, और वो लाखों की संख्या में होती है। ठीक है, अगर आप बात करोगे बॉयज और गर्ल्स पे, तो गर्ल्स में ज्यादा होती है। ठीक है, तभी गर्ल्स को देखोगे आप, छोटा छोटा टेस्ट भी होता है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है ना, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी कड़वी है। अगर लड़कों को देखोगे तो उतनी जल्दी टेस्ट पता नहीं चल पाते, क्योंकि टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लड़के और लड़कों में। ठीक है ना, तो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारी जीभ के ऊपर, जो मेनली पता लगाते हैं कि टेस्ट जो होता है वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है। ठीक है, ये सारे टेस्ट पता लगाते हैं। जीभ के नीचे का जो पार्ट होता है, ये मुलायम सॉफ्ट वाला जो पार्ट होता है, इसको फ्रेनुलम कहते हैं। ये मैं वर्ड आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रेनुलम जो है वो डाइजेशन में कहां से संबंधित है, या कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो आप याद रखोगे फ्रेनुलम कहलाता है जीभ के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखोगे, फैक्ट याद रखोगे। जीभ जो है पूरा मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि जीभ कैसा ऑर्गन है, तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है ना, टेस्ट बर्ड होती है, इसमें छोटी छोटी मौजूद होती हैं, जिससे टेस्ट का पता लगता है। ठीक, भोजन को लार के साथ मिलाना, निगलना, ठीक है, और बोलने में मदद करती है, और टेस्ट में जो है मदद करती है हमारी जो टंग होती है वो। ठीक है, अब ये जो होता है टंग का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेंज हो गया। ये जो स्वीट है ये वाला, ये नीचे है। ये पहले जो है ये मीठा पार्ट जो होता है वो नीचे होता है, पहले मीठा होता है सबसे पहले। जीभ अगर इस तरीके से, तो जीभ का सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा मीठा का एहसास दिलाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है, उसके बाद ये सॉल्टी। ठीक है, सॉल्टी, और जो साइड वाला जो पार्ट होता है, साइड वाला, किनारे वाला, ये हम लोगों को जो खट्टा या नमकीन जो होता है, नमकीन या खट्टा, उसका एहसास दिलाता है। और जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, लास्ट वाला वो जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमें जो बिटर यानी कड़वा जो होता है उसका एहसास दिलाता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ कि जो कड़वा जो जीभ का कौन सा पार्ट है जो हमें कड़वा टेस्ट महसूस कराता है। तो जीभ का सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो। हालांकि आप कुछ ऐसे थ्योरी भी आ चुकी है जिसमें क्लियर हो चुका है कि ऐसा मतलब कुछ नहीं है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर जीभ के सबसे आगे वाले पार्ट पे हल्की सी मिर्च रगड़ दोगे, ठीक है, तो क्या पता नहीं चलेगा? क्या टेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो आजकल तो ये बताते हैं साइंटिस्ट जो हैं कि जीभ पे इतने सारे हमारे जो बर्ड्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि नमकीन वाले सारे बर्ड्स जो हैं वो पीछे ही हैं, कड़वे वाले हैं, मगर फिर भी एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है हमारे जीभ का, ज्यादातर जो पार्ट है खट्टे वाले या नमकीन वाले वो इस तरफ है, हमारे बर्ड्स जो हैं सबसे आगे वाले जो है मीठे वाले हैं, ठीक है, और पीछे जो है कड़वे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा तालू जो होता है, इस चीज को आप लोग याद रखोगे, जैसे जीभ जो शुरू होती है, इसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जीभ के हमारे ऊपर का जो पार्ट है वो कठोर तालू होता है, उसके पीछे जो है नरम तालू होता है, और उसके आगे ये जो पार्ट होता है ये युवुला कहलाता है, युवुला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, युवुला जो वर्ड है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युवुला जो है नरम तालू के अंत में लटकी हुई घंटी जैसी संरचना जो होती है वो युवुला कहलाती है। यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, खाना निगलते समय यह ऊपर उठकर नाक के छेद को बंद कर देता है ताकि खाना जो होता है वो नाक में ना जाए, सीधा जिस जगह पर जाना है हमारी जो ग्रास नली होती है उसमें जाए, ठीक है। तो युवुला का काम क्या होता है, वो वो जो शेप होती है वो नाक की तरफ ना जाके जो है हमारा जो खाना होता है वो ग्रास नली में जाए, ऊपर की तरफ नाक की तरफ ना चला जाए, उसका जो है वो काम करती है कौन सी, युवुला जो होती है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भोजन को नाक में जाने से कौन रोकता है, तो युवुला है, ठीक है। या जीभ का पिछला हिस्सा जो होता है वो कैसा एहसास दिलाता है, वो कड़वा एहसास दिलाता है, ठीक है। भोजन और लार का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, वो बोलस कहलाता है। पेपर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दो चीजें सीख चुके हैं कि दांतों का काम क्या होता है और जीभ जो होती है, जीभ उसका क्या काम होता है, ये चीज सीख ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथियां जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप की होती है लार ग्रंथियां जो होती है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है लार ग्रंथि है, काम क्या होगा, खाने के अंदर लार को मिलाना। इंग्लिश में बात करूं तो सलाइवा मिलाना काम जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है। अगर ये हमारा फेस है, ठीक है, देखोगे मुंह में, तो ये 3 टाइप की होती है। एक पैरोटिड होती है जो सबसे पीछे कान की तरफ होती है और सबसे बड़ी होती है, ये कहलाती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी, ठीक है। जो मम्स जो होता है ना, जो गलसुआ बोलते हैं, गलसुआ की बीमारी हो गई, मम्स वाली जो बीमारी होती है, वो इसी में जब वायरस लग जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वही आपकी जो होती है वो ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अगर पैरोटिड ग्लैंड के आगे आप देखोगे, जबड़े के नीचे देखोगे आप यहाँ पे ये होती है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये बीच की ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ना छोटी। और लार के अंदर जो आप कहोगे ना, सबसे ज्यादा जो पानी होता है, पानी टाइप लार में 70 से 75% जो लार बनाती है वो यही बनाती है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है। और सबसे छोटी हमारी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड जबड़े के नीचे होती है हमारी, ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है। इनके बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, गालों में और कानों के ठीक नीचे आगे की तरफ स्थिति होती है, इस जगह हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। आकार में जो है सबसे बड़ी होती है, ये आप लोग याद रखोगे। मैंने बताया आपको मम्स या गर्ल्सुआ जो होता है, तो वो इसी में जब आपके जो वायरस जो आपके लग जाता है, ठीक है, वायरस जो होता है, तो आप लोगों को यही डिजीज हो जाती है। अच्छा, सांप का जो जहर होता है ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पहले क्वेश्चन आ चुका है कि सांप के जहर की जो थैली होती है वो सांप में कौन सी जो ग्लैंड होती है जहां पर जाके जमा इकट्ठी हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तो आप लोग याद रखोगे पॉइजन ग्लैंड जो होती है सांप की, वो यही वाली होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, तो ये जो होती है जबड़े के नीचे होती है, इस जगह पर मौजूद होती है आपके जबड़े के नीचे, ठीक है। मैंने आपको बताया आकार में ये पैरोटिड ग्लैंड से छोटी होने के बावजूद भी सर्वाधिक सक्रिय मुख में बनने वाली कुल लार का 70 से 75% हिस्सा जो होता है केवल इस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। 75% जो लार होती है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इन ग्रंथियों में सबसे ज्यादा लार जो होती है वो कौन सी ग्रंथि जो है बनाती है, तो आप याद रखोगे कौन सी ग्लैंड है, वो है आप लोगों की सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी सबसे छोटी ग्रंथि आती है जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारी सबसे छोटी होती है। अगर आप देखोगे इतनी बड़ी पैरोटिड होती है तो उसके मुकाबले कितनी छोटी सी है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तीनों में स्मॉलेस्ट होती है। इसका भी काम क्या होता है कि हमारे जो खाने में लार जो होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, उसके मिलाने का काम भी ये करती है। आप लोग याद रखोगे 3 टाइप की हमने ग्रंथि यहाँ पे जो है डिस्कस की है, ठीक है। अब हम जो बार बार बोल रहे हैं कि लार मिलाने का काम, सलाइवा 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 लार, ये लार और सलाइवा होती क्या है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक।
दिन भर में अगर हम बात करें ये तीनों ग्लैंड मिलके 1 से 1.5 लीटर जो होती है वो सलाइवा यानी जो है लार बनाती हैं। अगर हम पीएच मान की बात करें, ये पीएच मान क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नए उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक हमारा स्केल होता है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर जो 14 तक जो है गिनती होती है। 7 से नीचे नीचे अगर कुछ होता है तो वो कहलाता है हमारा एसिडिक, ठीक है, एसिड में कहलाता है। और 7 से ऊपर अगर कुछ होता है तो वो कहलाता है बेस, ठीक है। अभी हम आगे चल के समझेंगे कि ये जो पीएच मान होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। पीएच स्केल जो थे सोरेनसन जो थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें लार की, जो सलाइवा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, यानी 7 से थोड़ा सा कम है तो हम कहेंगे कि जो लार होती है वो हमारी एसिडिक सी होती है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत हल्की सी एसिडिक होती है, ठीक। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इसका पीएच मान इंपॉर्टेंट है। लार में क्या क्या चीजें होती हैं, 95%, 99% तो इसमें पानी होता है, 99.5% के आसपास, ठीक है। और 0.5% इसमें अलग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आप लोगों का सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आयन ये सब मौजूद होते हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि इसमें से जो क्लोराइड आयन होता है, ठीक है, यह लार में मौजूद एंजाइम होता है, टाइलिन को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बोलोगे आप टाइलिन क्या है, ये टाइलिन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ लिया कि भाई ये जो क्लोराइड आयन लार के अंदर होता है, हमारे लार के अंदर होता है, वो टाइलिन को एक्टिवेट करता है। ये टाइलिन क्या है, तो हमारे सलाइवा के अंदर टाइलिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, तो आप लोग याद रखोगे टॉइलिन एंजाइम, ठीक है। इसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, दोनों नाम आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम जब एंजाइम पढ़ेंगे तब डिस्कशन इसके बारे में भी करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज मैंने आपको बताया। टाइलिन एंजाइम के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि टाइलिन एंजाइम जो होता है इसी को सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि पाचन है क्या, पाचन का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। प्रोटीन को तोड़ना ही पाचन कहलाता है, फैट को तोड़ना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब हमारे माउथ में जाता है, मुंह में जाता है, तो लार के अंदर हमारे एंजाइम होता है टॉइलिन एंजाइम। और टॉइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होती है, स्टार्च, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन करके माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है, माल्टोज में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, हमारे द्वारा खाए गए कुल स्टार्च में लगभग 30% पाचन जो होता है वो माउथ में ही हो जाता है, और वो होता है टाइलिन के द्वारा, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट का 30% का से ज्यादा पार्ट जो होता है वो तो हमारे माउथ में ही सिर्फ और सिर्फ टाइलिन एंजाइम की वजह से हो जाता है पहले, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई यहां तक, ठीक, कि टाइलिन एंजाइम कैसे होता है। ये चीज पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो सूखी रोटी जब हम खाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है कि सूखी रोटी खाने के बाद हमें, अगर हम बहुत देर तक चबाते हैं तो वो मीठी सी लग लेती है, हल्की हल्की सी मीठा सा एहसास होता है मुंह में, जबकि हमने कुछ चीनी भी नहीं खाई, कुछ मीठा भी नहीं खाया। तो वो मीठा जो एहसास होता है वो किस चीज का होता है, जो हमारी जो लार होती है, वो लार जो होती है उसी के अंदर जो टाइलिन जो एंजाइम होता है, टाइलिन वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है और उसमें से माल्टोस निकालता है, ठीक है। माल्टोस शुगर जो होती है हल्की सी, माल्टोस शर्करा में बदल देता है, जिसकी वजह से जो हमें मीठेपन का एहसास होता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सूखी रोटी को देर तक चबाने में मीठी को लगती है, तो याद रखोगे टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोस शुगर में तोड़ता है, जिसकी वजह से जो हमें रोटी होती है वो मीठी लगने लगती है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे कि दूसरा एंजाइम कौन सा होता है। हमने बात कर ली कि हमारे लार में एक तो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, जो हमारे क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज के अंदर। दूसरा एंजाइम जो होता है लार के अंदर वो होता है हमारा लाइसोजाइम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको पढ़ते ही नहीं है, बस टाइलिन टाइलिन पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते। पेपर में आजकल ये वाला आ रहा है, ठीक है। आप लोग याद रखोगे लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या है, शरीर का प्रथम रक्षक है। शरीर का प्रथम रक्षक का मतलब क्या है भाई, ये हमारा एक ऐसा एंजाइम है कि अगर आप कुछ खा लेते हो, गलत सलत खाते हो
और उसके अंदर जो है मतलब बैक्टीरिया है जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और उस बैक्टीरिया को वही मार देगा। भोजन के साथ मुंह में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारकर यह हमें संक्रमण से बचाता है। कौन सा एंजाइम बचाता है? लाइसोजाइम। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम बचाता है हमें, तो आप लोग याद रखोगे कौन सा एंजाइम है, वो लाइसोजाइम एंजाइम है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक चीज और याद रखोगे कि हमारे शरीर में जब आंसू निकलते हैं, ठीक है, या पसीना निकलता है, तो उनके अंदर भी हल्का फुल्की मात्रा में ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये मौजूद होता है। पेपर के लिए ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने खाना खाया, उस खाने को दांतों ने ब्रेक डाउन किया, जीभ ने उसका टेस्ट पहुंचाया, और जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड थी उसने सलाइवा को मिलाया, लार को मिलाया, खाने को चिकना बनाया, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मार दिया, और खाने को छोटे छोटे पार्ट में चिकना बना दिया, और वो जो चिकना जो गोला बनता है खाने का, वो हमारा कहलाता है बोलस। यह भोजन को चिकना और ललसला बनाता है, जिसे निगलने में आसानी होती है। अगर लार मौजूद ना हो तो गले में रोटी उतरेगी कैसे? वो फंस जाएगी। लार मिलती है, वो खाना चिकना बनता है, उस चिकने खाने को बोलस कहते हैं, और वही बोलस जो होता है फिर हमारे गले से बहुत इजीली जो है वो नीचे उतरता है। ठीक है, अब ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझोगे कि हमारे जो गले के अंदर है वो दो पाइप मौजूद हैं। एक पाइप जो है वो सिर्फ है हमारे ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, जो हमें सिर्फ सांस लेते हैं। एक आप देखते हो हमारे फेफड़े, यहाँ से हम सांस लेते हैं, बाहर निकलती है, और उसी के बराबर में दूसरा हमारा पाइप है, जो पाइप हमें जिसमें हम खाना खाते हैं। अब ये देखो, अब जब हम खाना खाते हैं तो उस पाइप में नहीं जाता जिस पाइप में हम सांस लेते हैं। ये भी देखो आप कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वाले पाइप में नहीं जाता जिसमें खाना जाता है, और जब हम खाना खाते हैं तो उस वाले पाइप में नहीं जाता जिसमें जो है सांस लेते हैं। इसको समझते हैं एक बार कि ये दोनों चीजें क्या हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे ये हमारा गला है, ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे दो पाइप जा रहे हैं, एक पाइप ये है और एक पाइप यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो पाइप है पीछे वाला, ये कहलाता है हमारा ईसोफोगस, जिसको हम ग्रासिका कहते हैं, जिसमें से हमारा खाना जाता है। और दूसरा वाला हमारा जो पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला जो पाइप है, इसको देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं श्वास नली, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं, ट्रैकिया, जिसमें से हम सांस लेते हैं, सांस। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ये दो चीज देख रहे हो आप लोग, दो चीज। ठीक, अब आप देखोगे इसके ऊपर, जहां से आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एक ही पार्ट है। उसी पार्ट से हम जो है हवा भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी जाती है, उसी पार्ट से हमारा जो है खाना भी जाता है ऊपर की तरफ। वो एक ही पार्ट जो है वो कहलाता है हमारा फेरेंक्स, ठीक है, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। आप लोग याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन और हवा के लिए सामान्य रूप से एक ही मार्ग कौन सा है? वो एक मार्ग है हमारा ग्रसनी। ठीक है, पाइप नीचे जो है दोनों अलग अलग पाइप हैं, जिसमें से खाना जाता है वो इसोफेगस है, जिसमें से हवा जाती है, जिसमें से हम सांस लेते हैं वो हमारे ट्रैकिया है। मगर अगर आप देखोगे यहाँ हमारी गर्दन के पास ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे आप, तो दोनों का जो जॉइंट है वो एक ही है, और वो एक ही रास्ता है, वो कहलाता है हमारा फेरेंक्स। ठीक है, ये ग्रसनी कहलाती है, फेरेंक्स हमारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जब फेरेंक्स के जब आप नीचे उतरोगे, नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो फेरेंक्स के नीचे उतरने पे यहाँ पे दो रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता खुल जाता है ट्रैकिया की तरफ, और एक आप देखोगे ईसोफेगस की तरफ, एक ईसोफेगस की तरफ, एक ट्रैकिया की तरफ। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों की है ग्रास नली, जहां से खाना जाता है, ठीक है, ईसोफेगस, और ये आपकी है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया बता रहे हैं, जहां से जो है हम हवा लेते हैं। ठीक है, हवा। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसके सबसे ऊपर पॉइंट पे यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, मान लो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है, जो ढक्कन जो होता है वो उठ के ईसोफेगस से, यानी जहां से हमारा खाना उतरता है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, वो वहां से हटके जो है वो जो रास्ता है जहां पे हवा जाती है, जहां से हम सांस लेते हैं, उसको बंद कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटस क्या करता है? एपिग्लोटस इस रास्ते को जो है बंद कर देगा, ताकि हमारा खाना सीधा यहाँ जाता है।
ये वाला रास्ता खुल जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही रास्ता खुला होता है, जिसमें हमारा ग्रास नली का जो रास्ता होता है वो, ये वाला रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। और जैसे ही हमारा खाना खा लेते हैं हम, जैसे ही भोजन निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला रास्ता बंद हो जाता है, ये अपने आप खुल जाता है। और ये दोनों ढक्कन जो होते हैं, दोनों का जो कॉमन ढक्कन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपिग्लोटस। ठीक है, आप याद रखोगे। जो हमारी ईसोफेगस होती है, जो हमारी ग्रास नली होती है, ठीक है, आप लोग याद रखोगे ग्रास नली के ऊपर जो ढक्कन होता है, ग्रास नली के ऊपर जो ढक्कन होता है वो कहलाता है हमारे गलेट। ठीक है, गलेट कहलाता है जो ग्रास नली के ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है, और जो श्वास नली के ऊपर ढक्कन होता है वो हमारा कहलाता है ग्लोटिस। जो इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो कहलाता है ग्लोटिस। ठीक, और इन दोनों के ऊपर जो ढक्कन होता है वो कहलाता है एपिग्लोटिस। याद रखोगे, ग्लोटिस के ऊपर, ठीक है, जो कार्टिलेज बना होता है, एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर जो है वो बना होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम ये है, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारे सांस लेने वाली जो पाइप होता है उसको बंद कर देता है, उसके ऊपर ढक्कन लग जाता है और हमारा सिर्फ एक पाइप खुला रहता है जिसमें हम खाना खाते हैं। और जैसे ही हम खाना खा लेते तो एपिग्लोटिस क्या करता है, वापस से वो ढक्कन आ जाता है कि इसके ऊपर जो हमारे खाने खाने वाली नली होती है, ग्रास नली, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, उसके ऊपर। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को फिर एक बार समझाता हूं। यहाँ पे आप लोगों के जो है दो पाइप होते हैं, दो पाइप यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं। आप लोग जब खाना खाते हैं तो आप लोगों के दो पाइप होते हैं। एक होता है आपका खाने खाने वाला पाइप जिसको ग्रास नली कहते हैं, एक होता है आपका सांस लेने वाला पाइप जिसको ट्रैकिया या श्वास नली कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपके यहाँ पे एपिग्लोटस होता है। एपिग्लोटस का काम क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका जो खाना होता है वो श्वास नली में ना जाए, इसलिए एपिग्लोटस क्या करता है, इसका ढक्कन बंद कर देता है और ये वाला पाइप खुल जाता है और आपका खाना जो होता है वो सीधा जाता है ग्रास नली में, यानी ओइसोफेगस में। ठीक है, और जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो ये ढक्कन उठ के जो है वापस इधर आ जाता है, इधर बंद हो जाता है और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा वो खुल जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग सांस ले सकें इजीली। ठीक है, तो एपिग्लोटस का काम आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, अब इसको समझिए। जब हम खाना निगलते हैं तो यह ढक्कन जो होता है श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन फेफड़ों में ना जाए गलती से। ठीक है, और अगर हल्का फुल्का चला भी आ रहा तुरंत, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें एकदम से जो है खांसी आती है या फंदा लग जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो हल्का सा भी अगर इधर जाने लगता है तो वो तुरंत हमें खांसी होती है। बॉडी एकदम सिग्नल देती है कि भाई गलत जगह पे जा रहा है। ठीक है, बॉडी का फंक्शन देखो कितना प्यारा फंक्शन है बॉडी का। समझ पा रहे हो आप लोग ये चीज? एपिग्लोटस क्या होता है, ठीक है, ओइसोफेगस क्या होती है, ट्रैकिया क्या होती है, डिफरेंस समझ पा रहे हो आप लोग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ओइसोफेगस की। ठीक है, अब हम उसको श्वास नली जो है ट्रैकिया उसको छोड़ देते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तब हम उसको पकड़ेंगे, फेफड़ों को और उस नली को। फिलहाल आते हैं आप इस वाली नली पे जहां से हमारा खाना जो है उतरता है हमारे स्टमक में। आप लोग याद रखेंगे इस नली का सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो हमारे माउथ का जो बोलस होता है, बोलस आप लोग जानते हैं कि बोलस क्या होता है, उस बोलस को सिर्फ आमाशय तक पहुंचाने का काम सिर्फ किसका है, वो है आपका ओइसोफेगस का, ग्रास नली का। कोई डाइजेशन नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, एक मस्कुलर जो आपकी पेशीय नली है। ठीक है, गर्दन से जो है छाती से मध्य और अमाशय में जाती है, बीच में ये जो है। ठीक, काम क्या है, सिर्फ काम इतना है कि बोलस को जो है अमाशय तक लेके जाती है और कुछ भी नहीं करती, पाचन बिल्कुल नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। ठीक है, सिर्फ रास्ता है। पेपर में क्वेश्चन आता है आहार नल के किस भाग से पाचन की क्रिया नहीं होती है? एलिमेंट्री कैनल में कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन नहीं करता? तो आप लोग याद रखेंगे ओइसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों का डाइजेशन नहीं करता। ठीक है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि नहीं होती है। ये सिर्फ भोजन को जो है अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है ओइसोफेगस जो होता है। ठीक है ना, इतना ही काम होता है। मगर एक चीज आप याद रखोगे कि जब इसमें से भोजन जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से होता हुआ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो गति होती है ऐसे वाली, जो इस जाने का जो तरीका होता है खाने का, यानी बोलस का, ये आप जानते हो बोलस है। ठीक है, बोलस क्या कहते हैं आप जानते हो, जो चिकना जो खाना होता है, चिकना जो गुल्ला होता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ खाने का और उसके अंदर लार मिली होती है, उसको बोलस कहते हैं। ये जब इस तरीके से जाता है, ये जो गति होती है, इस गति को आप लोग याद रखोगे, इसको क्रमांकुचन गति कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट कहते हैं इस मूवमेंट को, पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, अच्छा, अगर खाने को जाना हमारा पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट है, तो जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो उसको क्या कहलाते हैं? उसको एंटी पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट कहते हैं।
ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये जो मूवमेंट होता है कैसा कहलाता है, क्रमांकुचन गति कहते हैं। ठीक है, इसी गति के कारण लार में सना हुआ भोजन यानी जो बोलस होता है अमाशय की ओर जो है धकेला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जब ये खाना यहाँ पे अमाशय में जाने लगता है, अमाशय के पास जाने लगता है, तो एक जॉइंट है यहाँ पे, इस जॉइंट, ठीक है, इस कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर एक ऐसा जॉइंट है जो ओइसोफेगस को और आपके जो अमाशय है, जो स्टमक है, उसको जोड़ता है। जो अमाशय का और ओइसोफेगस का जो जॉइंट है, उस जॉइंट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे। ठीक है, अब हमारा खाना उतर चुका है हमारे अमाशय में, यानी हमारे पेट के अंदर। यहां पर आप लोगों का खाना जो है ये आ चुका है के बारे में। ठीक है, अमाशय में खाना पहुंचने के बाद कैसे उसका पाचन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, यहां से अब हमारा शुरू होता है। जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे एंजाइम होते हैं, उसका टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन का नाम आपने सुना होगा, ये म्यूकस जो होता है ये क्या होता है, हर एक चीज को एक एक करके समझेंगे। बस आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा अमाशय होता है वो लगभग जे आकार का होता है, जे आकार का। ठीक है, स्टमक जो इसकी संरचना होती है वो हमारे जे आकार की होती है। ठीक, खाना जो होता है काफी अधिक समय के लिए हमारा जो होता है वो पेट के अंदर ही रहता है, लगभग 4 से 5 घंटे पेट के अंदर रहता है। ठीक है, इसकी जो बाहर की जो दीवार होती है, जो ये जो लेयर होती है, लेयर, ठीक है, संरचना जो होती है, उसके अंदर आप देखोगे ये जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस लेयर को देखोगे, इस दीवार को म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा होती है, अमाशय की भीतरी दीवार म्यूकोसा जो होती है, इसी के अंदर जो है हमारी कुछ ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका काम क्या होते हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी ये जठर रस निकालती हैं पेट में से, जठर रस। अब जठर रस क्या करता है उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि जठर रस जो होता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डाइजेशन में जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है, डाइजेशन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन में क्या क्या हेल्प करता है, किस किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं, उसको समझो। ठीक है, हमारे पेट के अंदर ही कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम ऑक्सीनेटिक सेल्स कहते हैं, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं। ठीक है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का श्रावण करती हैं। ठीक है, HCl स्रावित करती हैं जो हमारी ऑक्सीनेटिक सेल्स होती हैं वो। अब ये HCl क्या करता है, इसका क्या काम होता है, अगर आप HCl देखोगे तो इसका जो हमारा pH मान होता है वो लगभग 1.5 से 2 होता है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ऐसा होता है कि अगर किसी की स्किन पे डाल दोगे तो पूरी स्किन जल जाएगी उसकी। यार ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि मतलब हमारे पेट में एक ऐसी चीज पड़ जाए कि अगर किसी के स्किन पे डाल दो तो स्किन जल जाएगी, इतनी खतरनाक चीज है। और अगर इतनी खतरनाक चीज है तो हमारे पेट में क्यों नहीं जलन होती। तो हमारा जो पेट है उस पेट में कैसे वो टिका हुआ है अब तक, तो आप लोग याद रखोगे कि ये जो HCl होता है, हमारा जो पेट होता है, इसके बाहर एक ऐसी लेयर बनी होती है जो म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस। ठीक है, आप लोग याद रखोगे उस लेयर की वजह से ये जो HCl होता है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और सिर्फ काम करता है किस चीज का, ये HCl जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, तो उनको मारने का काम जो करता है वो HCl करता है। ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं HCl के बाद, तो आप लोग यहां देखोगे अमाशय की सुरक्षा, म्यूकस, जिसको हम श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्मा की ढाल होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है ये जो लेयर है ये म्यूकस की लेयर है। क्वेश्चन आता है अमाशय की भीतरी दीवार को HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से जलने से कौन बचाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि म्यूकस की जो लेयर होती है उस लेयर की वजह से ही हमारे पेट में जो है ये चीज जो है हमें इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा कभी कभी अगर मान लो कि ये चीजें ऊपर नीचे होने लगती हैं, HCl ज्यादा होने लगता है या पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, तो एसिडिटी बनने लगती है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है एसिडिटी बनने लगती है, तब हम क्या करते हैं, इनो वगैरह पीते हैं। वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या
मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होती है उससे बनी होती है, ठीक है, जिससे हमारा जो पेट होता है उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। पेपर में कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब एसिडिटी बनती है तो क्या करते हैं हम, तो एंटा एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड टाइप की जो चीजें होती हैं हमारी, जैसे डाइजीन हो गई हमारी या फिर इनो हो गई, ये क्या करता है, ये तुरंत रिलीफ पहुंचाती है, ठीक है, गैस बनाती है और तुरंत जो है इसको रिलीफ पहुंचाती है। म्यूकस के बारे में आप लोग समझ चुके हैं म्यूकस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में, जो हमारी जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, चीफ सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं पेट के अंदर, ठीक है। अभी तक हम जान चुके हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो अभी तक हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि खाने में जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो हमारे माउथ के अंदर होता है। इसके अलावा ना अभी हमने समझा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ना हम अभी जानते कि फैट यानी वसा का पाचन कहाँ होता है, अभी हम कुछ नहीं जानते। अभी सिर्फ हम एक बात जानते हैं कि हाँ, माउथ के अंदर हमारे जो टाइलिन एंजाइम होता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, उसकी वजह से हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है हमारे पेट के अंदर। तो आप लोग याद रखोगे कि हमारे पेट के अंदर एक एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, हमारा जो प्रोटीन होता है, जो बड़े प्रोटीन होते हैं, उसको छोटे छोटे पेप्टॉन्स और प्रोटीयस में, ठीक है, जो हमारे पेप्टॉन्स होते हैं यानी प्रोटीन का डाइजेशन करता है हमारा पेप्सिन। और आप याद रखोगे कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो हमारा कहाँ मौजूद होता है, वो होता है हमारा अमाशय के अंदर मौजूद, ठीक है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये पेप्सिन जो रिलीज करती हैं, वो मुख्य कोशिकाएं या फिर पेप्टिक सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। याद रखोगे आप लोग, हमारे अमाशय के अंदर जो मुख्य सेल होती हैं या पेप्टिक सेल्स होती हैं, वो एक एंजाइम पेप्सिन नाम का जो होता है उसको रिलीज करती हैं, उसको स्रावित करती हैं। और ये पेप्सिन जो होता है हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का जो है पाचन शुरू करता है। आप लोग याद रखोगे, अमाशय के मुख्य रूप से, अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम जटिल प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसका पाचन जो होता है वो शुरू करता है हमारे अमाशय में। ये आप लोग याद रखोगे। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन का भी आप लोग ने नाम सुना होगा। रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होता है उसको रेनिन जो एंजाइम है वो पचाता है। हमारा जो रेनिन एंजाइम होता है वो उस कैसिन प्रोटीन को पचाता है और दूध को जो है दही में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है, ये जो रेनिन एंजाइम होता है। आप देखोगे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनके अंदर जो होता है रेनिन जो एंजाइम होता है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। आप छोटे बच्चे को दूध पिलाएंगे और थोड़ी ही देर बाद मान लो अगर उसने दूध को बाहर निकाल दिया तो आप देखेंगे कि वो जो दूध होता है वो दही टाइप का होता है। थोड़ी देर बाद अगर वो निकाल देता है तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर रेनिन जो एंजाइम होता है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम ये कम स्रावित होने लगता है, प्रोड्यूस कम होता है, ठीक है। इसीलिए आप याद रखोगे, एक चीज याद रखोगे, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, ठीक है, एडल्ट्स में जो है इसका श्रावण जो होता है वो बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, ठीक है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखोगे नवजात शिशुओं में बच्चों में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, ठीक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दूध के प्रोटीन को फाड़कर दही में बदल देता है रेनिन एंजाइम जो होता है, ठीक है। ये भी हमारे पेट के अंदर होता है। तीसरी चीज आप लोग याद रखो, काइम। ये काइम क्या है, ठीक है, ये अमाशय का अंतिम उत्पाद है। हमने खाना खाया, ठीक है, हमारे मुंह में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, उसका जो है बोलस बन के नीचे उतरा अमाशय में। अमाशय के अंदर हमारे पेप्सिन जो था उसने प्रोटीन का जो है वो डाइजेशन कर दिया, ठीक है। और डाइजेशन करने के बाद अब जो हमारा जो बचता है खाना, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला होता है, ठीक है, जो हमारा जठर रस होता है वो भी मिला होता है, और जो पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन किया है उस ब्रेक डाउन किया हुआ प्रोटीन भी मौजूद होता है। तो लास्ट पे जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमारा बोलता है उसको काइम, ठीक है। अमाशय की मजबूत मांसपेशियों भोजन का मथकर उसे गैस्ट्रिक जूस को अच्छी तरह से मिला देती हैं, ठीक है। आप लोग याद रखोगे, इस अम्लीय और गाढ़े पेस्ट को जो है भोजन को काइम कहते हैं, ठीक। अब जो खाना बचा, जो हमारे अमाशय ने प्रोटीन जो था उसको भी हमारा ब्रेक डाउन कर दिया, जठरस को भी मिला दिया, और मिलाने के बाद जो बनता है वो कहलाता है काइम, ठीक है।
आमाशय के बाद यही काइम आगे छोटी आंत में जो है प्रवेश करता है। अब ये जो काइम होता है ये जा रहा है छोटी आंत में, और छोटी आंत में अब इसके आगे का डाइजेशन होगा, जो कि हमारे डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट डाइजेशन का। और अब सारी की सारी चीजें जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगी छोटी आंत में जाके। छोटी आंत के बाद जो बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज, जो बड़ी आंत से निकल जाता है। मगर हमारे शरीर का सारा डाइजेशन कंप्लीट जो होता है वो छोटी आंत में होता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ हमारे शरीर का डाइजेशन पूर्ण संपूर्ण कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर डाइजेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो चीज है वो हमारी छोटी आंत ही है। ठीक है, तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं छोटी आंत में। ये छोटी आंत जो होती है वो छोटी तो अगर आप देखोगे तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत में डिफरेंस क्या होता है, क्यों कहलाती है? हालांकि अगर आप देखोगे छोटी आंत तो बहुत लंबी होती है, ठीक है, फिर भी उसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे छोटी आंत तो आहार नाल की सबसे लंबी होती है, 6 से 6.5 मीटर के आसपास का होता है, मगर इसका डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है वो छोटा होता है। इसके कंपेरिजन में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लंबाई मोटी होती है। ठीक है, जो लंबाई जो होती है वो छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर की, मगर उसकी चौड़ाई जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे एक चीज याद रखना, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं जैसे गाय वगैरह जो होते हैं, उसमें जो छोटी आंत होती है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं जैसे शेर वगैरह होते हैं, उनकी तुलना में काफी बड़ी होती है छोटी आंत। ठीक है, क्योंकि वो जो पेड़ पौधे खाते हैं उसको चबाने में, उसको जो सेल्यूलोज होता है उसके अंदर, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए छोटी आंत का बहुत ज्यादा काम होता है। और छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है शाकाहारी जानवरों में, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है उनको पूरा समय मिल सके। ठीक है, अब हम छोटी आंत को अपने जो है पढ़ने जा रहे हैं कि छोटी आंत क्या होती है। तो छोटी आंत जो होती है इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखोगे कि 3 पार्ट होते हैं। पहले तो छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, ठीक है, दूसरा पार्ट ज्यूजेनम, और तीसरा पार्ट इलियम होता है। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहेंगे कि भाई ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, आप लोग याद रखोगे, ऐसे ही याद रखना है इसको, पेपर में ऐसे ही नाम आएगा इंग्लिश में आप लोगों का। जो मैं आप लोगों के इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ, आप लोगों के पेपर में भी ऐसे ही नाम आएंगे इंग्लिश में, इसीलिए आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ें। जैसे मैंने आप लोगों को विलाई बताया था, विली जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, विली ये क्या करता है, मैंने पेपर आप लोगों को क्लास शुरू होने से पहले बताया था इसके बारे में, तो पेपर में भी विली ही आएगा इसके बारे में लिखा हुआ, विलाई ऐसे करके। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। चलिए, अब हम एक एक करके इसके समझेंगे पॉइंट को कि ये ड्यूडेनम का काम क्या होता है, जिजेनम का काम क्या होता है, इलियम का काम क्या होता है। और इससे भी जरूरी, अगर छोटी आंत में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों चीजों का पाचन छोटी आंत में हो रहा होगा, तभी तो पाचन कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे खाने में 3 चीजें मौजूद होती हैं, वसा जिसको फैट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और अगर हमारा डाइजेशन छोटी आंत में कंप्लीट हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हमारा छोटी आंत में ही हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है, पाचन यहीं पे पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, खत्म होने के बाद पचे हुए पोषक तत्वों को रक्त में जो है सोख लिया जाता है, और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में उसको जो है पहुंचा दिया जाता है। ये चीज जो है आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर ये जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अगर इसका जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका पाचन हो रहा है, तो कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होंगे? ये ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम का काम क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात करेंगे हमारी छोटी आंत की। छोटी आंत का सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, हिंदी में इसको ग्रहणी कहते हैं। अगर आप देखोगे शेप, तो छोटी आंत यहां से शुरू होती है, ये कुछ सी टाइप की आपको दिखेगी। अगर इस तरफ से देखोगे तो ये यू की तरह भी लग सकती है, मगर नॉर्मली ये सी टाइप की होती है। जब हमारे अमाशय के अंदर जो भी खाना होता है उसके अंदर आप जानते हैं जठर रस मिल जाता है, कुछ HCl, कुछ एंजाइम, और मिलने के बाद जो हमारा खाना होता है वो काइम कहलाता है, काइम। तो ये जो काइम होता है सबसे पहले आता है किसके पास? ड्यूडेनम के पास। और यहां से जो पाचन का असली जो खाने का असली पाचन है वो स्टार्ट होता है, और हमारा जो ड्यूडेनम है वो अपना काम शुरू करती है। अब आप लोग याद रखोगे ड्यूडेनम जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ड्यूडेनम
कुछ हार्मोन रिलीज करता है और ड्यूडेनम मदद करता है हमारे जो जितना भी खाना जो पचता है उसको पचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूडेनम। ये कैसे रोल प्ले करता है आप सभी जानते हैं कि हमारी छोटी आंत के आसपास ही हमारे 3 तरीके के ऑर्गन होते हैं। एक होता है हमारा अग्नाशय, एक होता है हमारा लीवर, ठीक है, लीवर होता है लीवर, और उसके पास लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर। तीनों का कैसे काम होता है और तीनों का क्या यूज होता है हमारे डाइजेशन में उसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूडेनम क्या करता है। ड्यूडेनम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सीक्रेटिन हार्मोन। ये सीक्रेटिन हार्मोन जो होता है, अगर हम हार्मोन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो भी यही सीक्रेटिन हार्मोन था। और इस सीक्रेटिन हार्मोन की जो खोज की थी वो हमारे स्टेरलिन और बैलेसिस ने की थी। ये भी आप लोग इसको लिख लेंगे, स्टर्लिंग और बैलेसिस, ठीक है। बैलेसिस ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसकी खोज की थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो वो जो सीक्रेट जो है वो इसी सीक्रेटिन के नाम पे रखा गया है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन भी यही है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ड्यूडेनम जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है सीक्रेटिन हार्मोन, और सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज होकर सीधा सिग्नल भेजता है अग्नाशय को कि भाई खाना आ चुका है, तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। अग्नाशय अपना काम स्टार्ट करता है और अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय अपना जो रस होता है, जो जूस होता है, जिसको हम अग्नाशयी रस या फिर पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो रिलीज करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद ये जो अग्नाशय होता है वो अपना काम शुरू करता है। अग्नाशय क्या करता है, अपना जो अग्नाशय जो रस होता है वो ऐसे एंजाइम रिलीज करता है कि खाने का अच्छे तरीके से डाइजेशन हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर अलग अलग एंजाइम मौजूद होते हैं। जैसे हम बात करें इस अग्नाशय रस के अंदर एक ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है, ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो खाने के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसका अगर हम बात करें कि अग्नाशय के अंदर जो अग्नाशय रस होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसी अग्नाशय के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको हम लाइपेज कहते हैं, जो कि फैट का यानी वसा को पचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये जो अग्नाशय है सिर्फ एक ऐसी हमारे ग्लैंड है, एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन भी रिलीज करती है, ठीक है। डाइजेशन में भी मदद करती है और ब्लड शुगर में भी मदद करती है। डाइजेशन में क्या मदद करती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करती है, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज को। इसके साथ साथ ट्रिप्सिन और लाइपेज के साथ साथ ये एमाइलेज जो होता है ना, एमाइलेज को भी रिलीज करती है। एक और हार्मोन होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे डाइजेशन में क्या मदद करता है, डाइजेशन में जो पैनक्रियास होता है, जो अग्नाशय होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसके अंदर 3 तरीके के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करता है और वो एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे वो लाइपेज है जो फैट का जो है डाइजेशन करता है और पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। दूसरा इसका काम क्या होता है, दूसरा ये हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करता है, यानी ब्लड शुगर जो होती है उसको भी रेगुलेट करने में काफी मदद करता है हमारा पैनक्रियास जो होता है वो। यानी ब्लड में जो शुगर का जो लेवल होता है उस लेवल को जो है कौन रेगुलेट करता है, हमारा पैनक्रियास ही रेगुलेट करता है, क्योंकि यही इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। अग्नाशय एकमात्र ऐसा अंग है जो ग्रंथि, एंजाइम और हार्मोन दोनों पर काम करता है और दोनों को रिलीज करता है। मैंने अभी आपको बताया, आप लोग याद रखोगे, जो टैल होता है, टैल, ये TAL 3 टाइप के एंजाइम रिलीज करता है। T से होता है आपका ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, A से होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, L से होता है लाइपेज जो आपको फैट को तोड़ता है, फैट का डाइजेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे यहाँ पे। तो हम यहां तक समझ चुके हैं कि ड्यूडेनम जो होता है वो सीक्रेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। सीक्रेटिन जो होता है वो सिग्नल भेजता है अग्नाशय को और अग्नाशय अपना अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसके अंदर 3 तरीके के एंजाइम होते हैं, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये वाले एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर, अग्नाशय के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो ड्यूडेनम होता है ये सिग्नल भेजता है लीवर को, किस हार्मोन के थ्रू, एक और हार्मोन भेजता है जिसका नाम होता है हेपेटोक्राइनिन, ठीक है। ये याद रखोगे, हेप्टोक्राइनिन,
ये हार्मोन रिलीज करता है और भेजता है लीवर के पास कि भाई अब आपकी बारी है, आप सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर की, अब आप भी थोड़ी मदद कीजिए, आप भी कुछ ऐसा जूस भेजिए जिससे जो है हम इस डाइजेशन को आसान बना पाए। तो लीवर क्या करता है, लीवर अपना सबसे महत्वपूर्ण जूस जो होता है बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस को रिलीज करता है, बाइल जूस को छोड़ता है। और लीवर क्या कहता है कि बाइल जूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस में इतनी ताकत है कि जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसको पूरी तरीके से तोड़ सकता है, मगर मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। लीवर डायरेक्ट आंत के पास नहीं भेजता, लीवर क्या कहता है मैं बाइल जूस को भेजूंगा गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर जो होता है वो सारे के सारे बाइल जूस को अपने पास इकट्ठा करता है और जितनी जरूरत होती है उतना छोटी आंत को देता है। याद रखना आप लोग, बाइल जूस डायरेक्ट नहीं मिलता, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और देता है किसको, गॉल ब्लैडर को, यानी हमारा जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय के पास जो है वो बाइल जूस इकट्ठा होता है, स्टोर होता है और जितनी जरूरत होती है उतना देता है वो ड्यूडेनम को, छोटी आंत को। अब ये पता कैसे चलता है कि छोटी आंत के पास कितना बाइल जूस जाएगा, इस तरीके के ड्यूडेनम जो होता है वो क्या ऐसा सिग्नल इसको भेजता है पित्ताशय को, गॉल ब्लैडर को, कि वो बाइल जूस जो है धीरे धीरे छोड़ता है और धीरे धीरे बाइल जूस जो होता है वो कहां आ जाता है, वो आ जाता है हमारी ड्यूडेनम के पास। तो आप लोग याद रखोगे कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये एक तरीके का हार्मोन होता है हमारा, इस हार्मोन को रिलीज करती है ड्यूडेनम और भेजती है गॉल ब्लैडर के पास, पैनक्रिएट, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के पास, और गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूं, क्या आपको समझ आ रहा है? ये तीन टाइप, ड्यूडेनम जो होता है तीन टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, पहला सिक्रेटिन हार्मोन, हेप्टोकाइनिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सिक्रेटिन हार्मोन सिग्नल देती है अग्नाशय को, अग्नाशय जो है अपना अग्नाशय रस फेंकता है जिसके अंदर तीन एंजाइम होते हैं, TAL, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। दूसरा, ये ड्यूडेनम जो होती है हेप्टोकाइनिन करके जो है एक हार्मोन होता है, वो भेजती है लीवर के पास, लीवर के सिग्नल देता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस फेंकता है कहां पर, गॉल ब्लैडर के पास, ठीक है। फिर ये ड्यूडेनम जो होती है, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है एक हार्मोन, वो देती है गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय के पास, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो है यहां से बाइल जूस को रिलीज करता है किसके पास, ड्यूडेनम के पास, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये बाइल जूस क्या होता है और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो है गॉल ब्लैडर क्या होता है और इसके काम क्या होते हैं, और जब ये रस सारे के सारे इस छोटी आंत के पास आ जाते हैं तो ये छोटी आंत कैसे काम करती है उसका भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की, कि लीवर में जब सिग्नल भेजते हैं, हेप्टोकाइनिन हार्मोन जाता है, तो लीवर कैसे काम करता है और किस तरीके से अपना जो है यूज करता है पाचन करने में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि जो लीवर होता है, यकृत में जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस जो होता है उसका काम क्या होता है, आप लोग याद रखोगे कि बाइल जूस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जैसे मान लो ये फैट है तो फैट के अंदर जो है अगर बाइल जूस मिल जाता है, पितरस, पितरस का मतलब बाइल जूस, फैट के अंदर जैसे बाइल जूस मिल जाता है तो ये फैट जो है टूटकर छोटी छोटी बूंदों में यहां पर डिवाइड हो जाता है। आप लोग याद रखोगे कि बाइल जूस का जो काम है, बाइल जूस का काम सिर्फ और सिर्फ फैट को तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। बाइल जूस कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता। जैसे हमारा पैनक्रियाटिक जूस था तो पैनक्रियाटिक जूस में हमारे ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ठीक है, TAL जो एंजाइम थे वो रिलीज हो रहे थे, मगर अगर आप यहां पे बात करोगे तो यहां पर इस तरीके का कोई भी हार्मोन रिलीज, कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता, ठीक है। ये आप लोग चीज याद रखोगे। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखोगे। ये आप जानते हैं स्टोरेज कहां होता है बाइल जूस का, स्टोरेज जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। जो यकृत होता है, जो लीवर होती है, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आप लोग याद रखोगे, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लगभग जो है 1.5 किलो के आसपास जो है इसका वजन होता है। यह पितरस, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है, यानी यहां से जितना भी आपका जो बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। इस तरीके से जो है फैट में जो है वो टूट जाता है, इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये आप लोग याद रखोगे, इमल्सिफिकेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखोगे आप कि परीक्षा में याद रखोगे, यकृत जो है, यकृत पित्ताशय जो है बनाता है, ठीक है, और जो है उसको गॉल ब्लैडर में भेज देता है, गॉल ब्लैडर में जाके जो है वो स्टोर करता है, ठीक है। बनने के बाद यह एक थैलीनुमा संरचना में स्टोर हो जाता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक।
नेक्स्ट, अगर पीएच मान जो होता है वो 7.6 से जो है 8.6 के आसपास जो है होता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये क्षारीय नेचर का, क्योंकि 7 से ऊपर है तो अल्कलाइन होता है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये पीले और हरे कलर का होता है। इसमें जो पीला कलर होता है वो किस पिगमेंट किसकी वजह से होता है वो याद रखोगे आप, बिलिरुबिन की वजह से होता है पीला कलर, ठीक है। और हरा जो कलर होता है, हरा कलर, वो बिलीवर्डिन की वजह से होता है, ठीक। ये चीज भी आप लोग याद रखोगे। अच्छा, आप नेक्स्ट एक चीज और याद रखोगे इसमें कि पित्त में कोई भी जो है, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ डाइजेशन में मदद करता है, बस इतना काम करता है ये, ठीक है। एक चीज और आप लोग याद रखोगे कि इसके अंदर जो मौजूद होती हैं पिगमेंट, वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर लवण कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका जो कलर होता है वो हरा और पीला होता है, मैंने आपको बताया। इसमें पीला कलर बिलिरुबिन की वजह से और बिलीवर्डिन की वजह से इसमें हरा कलर होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखोगे। लिपिड्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। लिपिड्स क्या क्या चीज मौजूद होते हैं, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखोगे। अच्छा, अब एक चीज आप लोग याद रखना, अगर इसमें जो है बिलिरुबिन बढ़ जाता है, यानी पीला कलर जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो पीला कलर होता है, अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर जो है इंसान को पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखोगे आप लोग, ब्लड में बिलिरुबिन का बढ़ना, इससे क्या होता है कि आपके बाइल जूस जो है वो पीला ज्यादा होगा, आपकी आंखें और शरीर भी पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपको जो है पीलिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पित्ताशय में कि थैली में पथरी जो स्टोन होता है वो कैसे होता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखोगे। पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है ज्यादा, जो गॉल ब्लैडर होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि बाइल जूस जो होता है वो लीवर से निकल के गॉल ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में हमारा जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है। मगर अगर उस बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, पित्तरस का जो रास्ता होता है वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट होता है, और हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो वो स्टोन होती है उसको कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है, इसको नोट आप कर लेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहा जाता है। जो स्टोन जो होता है, हमारी पथरी जो हमारे पित्ताशय के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है उस पथरी को, यानी उस स्टोन को जो है कम करने के लिए धीरे धीरे। आप लोग ये भी जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब ऑपरेशन होता है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई उसका जो पित्त है, यानी जो हम उसका गॉल ब्लैडर है, उसको निकाल लिया जाता है। तो फिर करते क्या है, कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी के अंदर जब स्टोन ज्यादा बढ़ जाता है और ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, तो उसका गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, और जो वो जो पाइप होता है, जिस पाइप के थ्रू लीवर से गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से हमारी छोटी आंत में जो बाइल जूस आता है, फिर उस पाइप को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, कहां से, छोटी आंत से, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, थोड़ी एसिडिटी वगैरह ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है और स्टोरेज भी नहीं हो पाता, ठीक है। बाइल जूस स्टोर ही करता है इसको। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये बाइल जूस जो है किस तरीके से बनता है हमारे शरीर में। तो जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं पुरानी, जब वो टूट जाती हैं, जब वो डेड हो जाती हैं, तो उसको डेड होने के बाद जो है इस बाइल जूस का निर्माण होता है। याद रखेंगे, पित्तरस का निर्माण वास्तव में पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से होता है, यानी जो पुरानी जो हमारी आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब वो ब्रेक डाउन होती हैं, तब जाके हमारा जो बाइल जूस होता है इसका निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पैनक्रियास के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये हमारी मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है, ठीक है। डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसको भी रिलीज करती है, और इसी के साथ साथ जो होता है हमारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको भी रिलीज करती है, जो ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखोगे कि पैनक्रियास में जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रक्त में शर्करा को संतुलित करता है। पेपर में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ सकता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किससे संबंधित है, लीवर से, ठीक है, या आपके पैनक्रियास से, या फिर गॉल ब्लैडर से, किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखोगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो आपके किससे संबंधित है, वो आपके अग्नाशय से संबंधित है, पैनक्रियास से संबंधित है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर होता है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ब्लड शुगर को कम कर, इंसुलिन जो होता है अगर कमी होती है तो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। शुगर का लेवल, अगर शुगर लेवल कम होता है तो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। और शुगर लेवल अगर बढ़ने लगता है तो आप लोग जानते हैं ग्लूकागोन जो है हो जाता है। इस तरीके से ये आप लोग क्लियर कर चुके हैं, ये सब चीजें क्या क्या होती हैं।
ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि छोटी आंत जो है अब किस तरीके से काम करती है और अब आगे का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसको समझने की आप लोग जो है कोशिश करना। तक हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से हमारा लीवर काम करता है, किस तरीके से गॉल ब्लैडर और किस तरीके से हमारा पैनक्रियाज जो है काम करता है। इसको अभी हम और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, मगर बेसिकली आप लोग समझ चुके हैं कि ड्यूडेनम जब सिग्नल भेजता है तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है यहां से पैनक्रियाटिक जूस आकर ड्यूडेनम में मिल जाता है। जो लीवर होता है ये बाइल जूस भेजता है गॉल ब्लैडर के पास और यहां से भी हमारा जो बाइल जूस होता है वो आ जाता है किसके पास, ड्यूडेनम के पास। अब ड्यूडेनम के पास जो है दो चीजें ऑलरेडी मौजूद होती है, यहां पर आपका पैनक्रियाटिक जूस भी है, यहां पर आपका बाइल जूस भी है और यहां पर आपका जो खाना आया था काइम जिसको बोलते हैं वो भी मौजूद है। अब ड्यूडेनम के अंदर ही हमारा एक सेल होती है जिसको हम ब्रूनेस सेल कहते हैं, ब्रूनेस सेल। ठीक है, ब्रूनेस सेल ये जूस रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, जो आंतरीय रस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, वो रिलीज होता है कहां पर, ड्यूडेनम में। और ये सारा का सारा रस जो होता है वो ड्यूडेनम से आगे जाता है किसके अंदर, जेजुनम के अंदर। ठीक है, सारा का सारा आ जाता है जेजुनम के अंदर। अब जेजुनम जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूडेनम के बाद बीच वाला जो भाग होता है वो लंबा होता है और कुंडलित भाग होता है जिसको हम जेजुनम कहते हैं। ये आप लोग याद रखोगे। इसका कार्य क्या होता है, यहां पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और अवशोषण एब्जॉर्प्शन की शुरुआत यहां से हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है रेड जो कुछ जो होती है हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं। आप देखोगे जेजुनम में छोटे छोटे ब्लड सेल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, छोटी छोटी यहाँ पे ब्लड सेल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जेजुनम के अंदर। ठीक है, जेजुनम के अंदर छोटी छोटी ब्लड सेल्स जो है यहाँ पर आप देखोगे मौजूद हैं। ठीक, इसके बाद जो है यहां से खाना पहुंचता है तीसरे पार्ट में इलियम के पास। इलियम जो होता है, ठीक है, छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा जो भाग होता है वो इलियम ही होता है और इसके बाद जो है हमारी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग एक चीज याद रखोगे, जो हमारा जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पाचन होता है वो जेजुनम के अंदर होता है, क्योंकि जेजुनम के अंदर जितना भी खाने के अंदर जो जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी चीज होती है वो सब कुछ जो है उसको खींच ली जाती है। ठीक है, आप इलियम जो होता है और इलियम के बाद जो हमारा खाना होता है वो जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, आप लोग एक चीज इसमें याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा जो खाना होता है वो ड्यूडेनम में जाता है, जेजुनम में, ड्यूडेनम के बाद तब हमारा जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा जो रसांकुरण होता है, रसांकुरण ये करता है विली जो होता है। ठीक है, ये क्या करता है इसको समझना, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इसमें बार बार पूछा जाता है कि इलियम जो होता है, इलियम जेजुनम के बाद इलियम के पास जब जाता है खाना तो इलियम की भीतरी दीवार पर उंगली जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे विलाई कहते हैं। इसमें विली लिखा है, विलाई कहते हैं वैसे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ आंत के पास जो उंगली नुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, तो आप लोग याद रखोगे इसको विली कहते हैं, विली। ठीक है, उंगली नुमा संरचना जो होती है। अब ये जो संरचना आप लोग देख रहे हैं उंगली नुमा, ये क्या करती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है खाने के अंदर उसको सबको सोख लेगी। प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ठीक है, फैट का डाइजेशन हो गया। अब सब चीजों को विलाई खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है, और खींचने के बाद जो है ब्लड में मिला देगी और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होती हैं जितनी भी चीजें होती हैं वो पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे जो विलाई होती है, विलाई वो क्या करती है, वो उंगलीनुमा संरचना होती है, ये सारी विलाई है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये पचे हुए भोजन में जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करती है और आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अतः पोषक तत्व सीधे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड से जो है हमारा पूरे शरीर में जो है वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विलाई ही जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है और पूरे शरीर में हमारे जो है ब्लड के थ्रू वो सारी चीजें चली जाती हैं। ये चीज आप याद रखोगे। कुछ बेसिक चीजें हैं आप लोग जानते हैं, जो टैल होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, यकृत के बारे में आप जानते हैं, ये बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक है, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ क्या काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। विली क्या करता है, ये अवशोषण के लिए, छोटी आंत के लिए, छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या काम है। ठीक, कोई डाइजेशन तो ये करता नहीं है, जितना भी अवशोषण होता है मुख्य काम क्या होता है, केवल पानी का और कुछ खनिज लवणों का जो है अवशोषण करता है। ठीक है, और पानी को भी निकाल के
जितना भी पानी मौजूद है, जो बचा कुचा होता है, उसको निकाल कर जो वेस्टेज होता है वो बाहर कर देता है। इसके भी अगर हम देखेंगे 3 पार्ट होते हैं, कॉलन, सीकम, ठीक है, और रेक्टम। 3 इसके पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आहार नाल के किस भाग में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती, बल्कि केवल जल का अवशोषण होता है, तो वो कौन सी पार्ट है, वो बड़ी आंत है। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं होता, और एसिमिलेशन होता है हमारा रेक्टम से, ठीक है। कोई डाइजेशन नहीं होता, वाटर का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल होता है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा, जो सबसे लास्ट का जो पार्ट है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, तीसरा वाला पार्ट रेक्टम, इससे जो होता है मल त्याग कर देते हैं, यानी वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो वेस्ट फूड होता है वो। बड़े आंत के बारे में याद रखना आप लोग, 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम जो है 3 पार्ट होते हैं। कोई भी पचाने का कार्य नहीं होता, ठीक है। बिना पचे हुए भोजन में से जितना भी पानी होता है उसको निकाल लेता है, और बचे हुए अपशिष्ट को जो है, वेस्ट मटेरियल को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। आप लोग ये चीज याद रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी आंत छोटी आंत से जो है लंबाई में छोटी होती है, मगर चौड़ाई में जो है अधिक होती है, उसके जो डायमीटर होता है वो मोटा होता है, इसीलिए जो होता है उसको हम बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग चीज याद रखोगे, ठीक है भाई। अब हम सीकम की, कोलन के बारे में एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। सीकम का काम क्या होता है, कोलन का काम क्या होता है, रेक्टम का काम क्या होता है, एक बार इस पे भी नजर मारेंगे, ठीक है। सीकम पहले समझते हैं, ये सीकम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। यह एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पर जो है बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिल जाती है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो सीकम वाला पार्ट है, जहां पर छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत को ज्वाइंट करती है, ठीक। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखोगे कि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जितने भी, अगर जो खाना पचता नहीं है, जो कुछ भी अगर बिना पचा हुआ रह जाता है, ठीक, उस बिना पचे हुए खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बिना हुआ पचे हुए भोजन पे जो है वो काम करते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये चीज आप याद रखोगे। अपेंडिक्स भी जो है कहा जाता है, वरिफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, सीकम से एक उंगली जैसी बंद नली जुड़ी होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह मानव शरीर की एक अवशेषीय अंग होता है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, मतलब इसका कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स जो होता है, ठीक है, उंगली की तरह निकली होती है ये, ठीक। ये होता है आपका सीकम वाला जो पार्ट होता है वो, ठीक है। सीकम पार्ट के बाद जो हमारा आता है कोलन वाला पार्ट होता है, जो जल का रक्षक जिसको भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बड़ी आंत में से बताओ जल का रक्षक जो पार्ट है वो कौन सा है, तो वो आपको कोलन होता है, ठीक है। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है। देखो यहाँ तो आपकी हो जाती है सीकम, ये जितना भी पार्ट होता है ये सारा पार्ट, ये सारा कोलन है, यानी आप कह सकते हो कि बड़ी आंत पूरी की पूरी कोलन ही होती है, ठीक है। सिर्फ एक लास्ट वाला पार्ट जो है रेक्टम है, स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है सीकम है, बाकी सारा का सारा पार्ट जहां से पानी एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा का सारा कॉलोनी होता है, इसीलिए इसको जल का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जल का अवशोषण जो होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, पचे हुए भोजन यानी जो अपशिष्ट होता है, वेस्टेज जो होता है, उसमें से जो होता है जितना भी वाटर वगैरह होता है या कुछ महत्वपूर्ण खनिज अगर अवेलेबल हैं तो उसको सोख लेता है शरीर, और शरीर के अंदर वापस भेज देता है, ठीक है। शरीर के अंदर वापस भेजता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। तो जितना भी पानी जो बचा कुचा रह गया है उसको भी खींच खांच के हमारी बॉडी में वापस भेज देता है, और बिल्कुल सुखा के जो बिल्कुल जो वेस्टेज चीज है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है चीजों को। और लास्ट में हमारा बचता है रेक्टम वाला पार्ट जो होता है, ये बड़ी आंत का अंतिम पार्ट होता है। बड़ी आंत के साथ साथ ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनल जो हम पढ़ रहे हैं उस एलिमेंट्री कैनल का भी अंतिम पार्ट होता है, और उसके बाद जो हमारा खाना जो बिल्कुल वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी जल के अवशोषण के बाद बचा हुआ पदार्थ जो अर्ध ठोस होता है, अवशिष्ट जो होता है यानी मल जो होता है, उसके रूप में मलाशय में जमा हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब ये भर जाता है तो तंत्रिका तंत्र जो होती है, नर्वस सिस्टम संकेत देता है कि भाई चलो टाइम हो चुका है जाने का और इसको जो है बाहर निकालने का, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखोगे। हमारा माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हुआ था, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, और उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं थोड़े बहुत एंजाइम्स को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार रिविजन करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। हम जानते हैं कि हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है,
हमारा पाचन जो होता है वो माउथ से शुरू होता है और माउथ में ही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे खाने के अंदर 3 तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारे अमाशय के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। अमाशय के अंदर जो हमने पढ़ा था पेप्सिन नामक जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और अगर हम फैट की बात करें तो फैट का डाइजेशन हमारा शुरू होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर हमारा बाइल जूस भी आ जाता है। बाइल जूस के साथ साथ इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो मदद करता है हमारे फैट के डाइजेशन में, ये आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, तीनों चीजों का जो संपूर्ण डाइजेशन होता है 100% डाइजेशन वो छोटी आंत के अंदर होता है। आप लोग याद रखोगे वसा यानी जो फैट होता है छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन तीनों का पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर हो जाता है, आप लोग याद रखोगे। कुछ एंजाइम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम एंजाइम बहुत पढ़ चुके हैं, हालांकि आप लोग अब तक याद भी कर चुके होंगे कि हमारे माउथ के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। हमारा जो अग्नाशय होता है, जो पैनक्रेटिक जूस होता है उसमें TAL ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। पेट के अंदर हमारे आपने देखा था पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, रेनिन नाम का एंजाइम पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम छोटी आंत में बात करते हैं तो छोटी आंत में भी कुछ हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। माल्टेज वगैरह जो एंजाइम होते हैं, माल्टेज हो गया, ये वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक बार और डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड पेपर में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे ये एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस वर्क के होते हैं। या हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, यानी एंजाइम एक पानी की तरह कुछ ऐसी बूंदें होती हैं जो हमारे पाचन की क्रिया को जो है थोड़ी तेज कर देती है। अगर हम रोटी को रख दें और उसके अंदर अगर एंजाइम ना डालें तो फिर उसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एंजाइम इसी तरीके के होते हैं कि हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, जो वसा, जो प्रोटीन होता है उसको पचाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज कर देते हैं और उसको पचाने में हमारी मदद करते हैं ताकि हम आसानी से उसको पचा सकें, ठीक है। यही हमारे एंजाइम होते हैं जो हमारे जटिल भोजन को जो है सरल कर देते हैं अपने पानी की तरह स्वभाव को मिलाकर, ठीक है। और हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर जो है हमारे एंजाइम ग्लूकोज बना देते हैं, प्रोटीन को तोड़कर हमारे अमीनो एसिड बन जाते हैं और फैट को तोड़कर हमारे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवा में, तो सलाइवा में आप लोग जानते हैं माउथ के अंदर हमारे टाइलिन एंजाइम होता था जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च पर काम करता है, ठीक है। और लगभग 30% स्टार्च को जो होता है ये माल्टोज में यानी शर्करा में तोड़ देता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम सूखी रोटी को कई बार चबाते रहते हैं तो हल्का सा मीठेपन का एहसास होता है। तो वो मीठेपन का जो एहसास होता है वो इसी टाइलिन की वजह से होता है। सलाइवरी ग्लैंड में यानी माउथ में ही हमारा एक और एंजाइम मैंने आपको बताया था जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। और लाइसोजाइम क्या कहता है, ये लाइसोजाइम हमारा एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल जो होता है यानी बैक्टीरिया के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है हार्मोन, वो यही लाइसोजाइम हार्मोन है जो लड़ाई लड़ता है। अगर हम स्टमक की बात करें तो पेट में मैंने आपको बताया था एक पेप्सिन नाम का हार्मोन होता है जो प्रोटीन के लिए काम करता है और एक रेनिन नाम का हार्मोन होता है जो छोटे बच्चों के अंदर होता है, जो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है उसको तोड़कर दही में बदलने का जो काम करता है। मैंने बताया था बड़े जब हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे जो है खत्म सा होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, जितना छोटा बच्चा होता है तो आप देखोगे जैसे दूध पीता है और अगर थोड़ी देर बाद ही अगर उसको उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो आप देखोगे वो दही से निकलता है मोटा मोटा, ठीक है। वो इस रेनिन की वजह से ही होता है। इसके बाद जो है आपका लाइपेज जो होता है, लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। पेट में हमारे वसा का ज्यादा नहीं होता मगर पेट में थोड़ी बहुत मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है जो फैट जो होता है हल्का फुल्का फैट का भी पाचन स्टार्टिंग कर देता है, स्टार्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करें लीवर में तो लीवर में आप लोग जानते हैं बाइल जूस होता है। बाइल जूस कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता, ठीक है, आप लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। सिर्फ ये फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ठीक है, जिसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। पैनक्रियास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था TAL, ठीक है, ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज, ये ट्रिप्सिन है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसके लिए अमाइलेज है, ठीक। फिर आपका लाइपेज आ जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लाइपेज जो होता है आप लोगों का ये फैट के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद तो छोटी आंत की बात करते हैं। तो छोटी आंत जिसको हम पूर्ण पाचन कहते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है, छोटी आंत में जो आंतरिक रस होता है उसके अंदर भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, अब डिस्कशन करेंगे। तो आंत के अंदर कौन कौन से हमारे एंजाइम निकलते हैं उसको देखेंगे।
सबसे पहले छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, तो कौन कौन से जो हमारे निकलते हैं एंजाइम, तो आप लोग याद रखोगे इरिप्सिन नाम का हार्मोन जो होता है, ठीक है। ये जो इरिप्सिन नाम का हार्मोन होता है, ये हमारे प्रोटीन का पाचन करता है पूरी तरीके से और अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रोटीन, सिर्फ अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के जो है आप लोगों के 3 तरीके के आप लोग हार्मोन पढ़ चुके हैं। अगर इरेप्सिन की बात करें तो इरेप्सिन भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, मगर ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन भी आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, मगर ट्रिप्सिन जो होता है वो आप लोगों का अग्नाशय में होता है, पैनक्रियास में। और इसके अलावा आप लोगों का जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन भी आप लोगों का प्रोटीन का जो है तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, मगर पेप्सिन जो होता है वो आमाशय में होता है, आप लोगों के पेट में होता है, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग। इरिप्सिन का काम क्या होता है, ये भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, मगर इरिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ प्रोटीन का अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है, और ये होता है आप लोगों का छोटी आंत में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं छोटी आंत के अंदर, अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, और लैक्टेज जो होता है, ये 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो होता है, ये 3 टाइप के एंजाइम हमारे पाए जाते हैं छोटी आंत में, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वसा के लिए, तो वसा के लिए होता है हमारा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है छोटी आंत में, जो हमारे वसा का जो होता है पाचन करता है, ठीक है। ये आप लोग चीज याद रखोगे। मैं फिर आप लोगों को एक और बता चुका हूं कि जो हमारा स्टमक होता है प्रोटीन के लिए वो पेप्सिन करता है, ठीक है। अग्नाशय जो होता है वो ट्रिप्सिन करता है, छोटी आंत जो होती है वो इरिप्सिन करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कि कितने कितने हमारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, कौन कौन से हमारे जो ग्लैंड्स होती हैं वो यूज होती हैं, किस तरीके से हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डाइजेशन होता है, ये कंप्लीट मैंने आप लोगों को बताया है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं लाइव कराना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ उसको लाइव क्लास लूं। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं कि मैं आप लोगों का साइंस का पूरा कोर्स करा दूं इसी तरीके से, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा कमेंट वीडियो पे होंगे जितने अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, आप सभी जानते हैं। और अगर थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर उस वीडियो को बनाने का जो है मन में नहीं करता फिर काम करने का, ठीक है। मजा तभी आता है जब थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिले उस वीडियो का। तो ये जो साइंस की मैंने आप लोगों की क्लास ली है ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ साथ बस आप लोगों को थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में थोड़ी जो थ्योरी है इसकी, जो बीच का जो पॉइंट्स हैं उसको हमें कवर करना है प्रीवियस ईयर को करके। और आपको ये वाली क्लास करके साइंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को ना कोई किताब पढ़नी है, ना कोई क्वेश्चन करने हैं, ना प्रीवियस ईयर करना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ये थ्योरी और मेरे साथ ही आपको जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर करने हैं। आप लोगों के साइंस पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके मुझे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।